नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानवी भाग 2 के अध्याय 4 प्रकृति का सानिध्य पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रकृति है क्या, प्रकृति ने हमें दिया क्या है और प्रकृति किसे कहा जाता है। प्रकृति का सानिध्य, सानिध्य का अर्थ होता है समीपता, यानी पास में रहना, साथ रहना। ठीक है, अब हम लोग क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये यूं कहिए कि हम प्रकृति पर क्या है, निर्भर हैं। अगर हमें प्रकृति का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाएगा तो शायद हम लोगों का जीवित रहना भी क्या है, संभव नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति का मनुष्य से बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति से ही मनुष्य को संरक्षण प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ है और उसमें ही पाला पोसा गया। देखिए बच्चे, हम सबका जन्म कहाँ हुआ है, प्रकृति में ही हुआ है। प्रकृति ने ही हम सबको क्या किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मनुष्य को भी अपने दैनिक जीवन के कृत्यों से जब वह ऊबने लगता है तब वह प्रकृति का ही सहारा लेता है। यानी देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं, अपने जीवन से ऊबने लगते हैं, तब हम प्रकृति के सानिध्य यानी प्रकृति के सौंदर्य को ही क्या करते हैं, मतलब उस निहार कर अपने मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। उसे आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, बादल और लहराते हरे भरे खेत देखकर विश्राम मिला। उसे निरंतर कर्मशील रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा और नई शक्ति प्रकृति से ही मिली है। मनुष्य प्रकृति के प्रकृति आकर्षित होता गया और अपना प्रेम भी प्रकट करता रहा। मनुष्य के हृदय पर प्रकृति के सौंदर्य का अमिट प्रभाव पड़ा है। उसे पेड़ पौधों से छाया प्राप्त होती है, रंग बिरंगे फूलों से उसे सुगंध प्राप्त होती है, स्वादिष्ट फल उसकी भूख को शांत करते हैं। पशु पक्षियों को देखकर मनुष्य का मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। नीले आसमान में उमड़ने घुमड़ने वाले काले काले बादल पानी बरसाकर उसकी खेती को हरा भरा बना देते हैं। अपने हरे भरे खेतों को देखकर मनुष्य का मन रूपी मोर क्या होता है, नाचने लगता है। उसकी चिंताएं और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य के लिए एक अभिभावक के समान है। अभिभावक जानते हैं बच्चे, माता पिता की प्रकृति हमारे लिए हमारे माता पिता के समान है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी हमें हर सुविधा क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। यह मनुष्य में नया जोश स्फूर्ति भरकर उसके रक्त को स्फूर्ति में बना देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य जो है वो कदम कदम पर बिखरा हुआ है। मनुष्य के लिए केवल आवश्यक है कि वह उसके मनोहारी एवं निश्चल सौंदर्य का पान करे। लेकिन आज के इस भौतिकतावादी युग में मनुष्य की जिंदगी क्या हो चुकी है, भाग दौड़ से भरी हुई है। मनुष्य को सच्ची शांति प्रकृति की गोद में ही मिल सकती है। तो हमारा भी बच्चे देखो कर्तव्य है कि जो प्रकृति हमें जीवित रहने के लिए क्या देती है, इतने आधार देती हैं, तो हमें भी उस प्रकृति के संरक्षण को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए प्रकृति को शोषित होने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब देखिए बच्चे, क्या है, प्रस्तुत निबंध काका साहब कालेकर द्वारा रचित है। यानी क्या है, इसके रचयिता कौन है, काका साहब कालेकर। निबंधकार इस निबंध के माध्यम से मनुष्य का प्रकृति से संपर्क कराना चाहता है। देखिए बच्चे, आज का जो मनुष्य है ना, वो प्रकृति से बहुत दूर चला गया है। यानी या यूं कहिए कि मनुष्य आज अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे प्रकृति से उसका जो संपर्क है वो क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो इस निबंध के माध्यम से जो लेखक हैं, उन्होंने प्रकृति के सानिध्य की महत्वपूर्णता को बताया है। मनुष्य भौतिकतावाद के इस युग में प्रकृति से दूर होता जा रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य आज अपने कार्यों में इतना बिजी है कि वो क्या है, प्रकृति से दूर होता जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता जा रहा है।
अपनी कृत्रिम शान शौकत के लिए वह 2-4 गमलों में पौधे लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठा है कि देखिए आज क्या है, औद्योगिक विकास के कारण जंगलों को क्या किया जा रहा है, अंधाधुंध काटा जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है। लेकिन मनुष्य का ध्यान क्या है, प्रकृति की इस ओर नहीं जा रहा है, ठीक है। वो देखिए अपने घरों में 2-4 गमले लगाकर क्या सोच लेता है कि वो प्रकृति के प्रति अपनी सेवा को क्या कर रहा है, समर्पित कर रहा है। किंतु यह उसकी भूल है। प्रकृति के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ के कारण ही हमें बाढ़, सूखा आदि विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। देखिए बच्चे, अगर मनुष्य प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अंधाधुंध कटाई करेगा, तो प्रकृति भी अपना कहर क्या है, बरपाएगी। तो आज क्या है, आप देखो कि आज सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, जलजले हो गया, ये सब किसके कारण है, प्रकृति में असंतुलन के कारण। कि कहीं न कहीं अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी अपना विनाशकारी रूप हमें अवश्य दिखाएगी। यदि हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो सच्चे मन से उसे बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो प्रकृति हमें जीवित रहने के लिए इतने संसाधनों को देती है, तो हमें भी उसे बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना, उनके दर्शन और सानिध्य के लिए मैं क्यों तरसता हूँ, इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो क्या करता है, मतलब जब, क्योंकि लेखक क्या है यहाँ पर घूमने का शौकीन है, ठीक है, और लेखक क्या है, प्रकृति से प्रेम भी करता है, इसीलिए वो यहाँ पर व्यंग भरी कटाक्ष से लोगों को कहता है कि मेरा मतलब प्रकृति के प्रति इतना प्रेम क्यों है, ये पेड़ पौधे, कोहरा, बर्फ, इन सबको देखने से मुझे क्या लाभ होगा। लेखक के प्रकृति प्रेम को देखकर कुछ व्यवहार कुशल लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें पेड़ पौधों, बादल, कोहरा और बर्फ के शिखर से क्या लेना देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए लेखक का काम क्या होता है, अपनी रचनाओं को लिखना, लेकिन यहाँ पर लेखक ने प्रकृति के प्रति अपना जो प्रेम दिखाया है उसे देखकर लोगों के मन में आशंकाएं उठी और लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर उनका इन पेड़ पौधों, बादल, कोहरे से क्या लेना देना, उन्हें इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलेगा और वह प्रकृति के सानिध्य के लिए क्यों इतना तरसते हैं। ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर मेरे कौन है, मेरे यहाँ पर लेखक है, क्योंकि लेखक यहाँ पर अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में बता रहा है, इसलिए कहता है कि लोगों के जो विचार है, जो आशंकाएं हैं, वो मेरे को कदापि हिला नहीं सकती हैं। लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा है। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की है। देखिए आलोचना कहते हैं कि कुछ लोगों ने क्या किया, उनकी आलोचना की है, यानी उनकी बुराई भी की है कि आखिर वे अफ्रीका के जंगलों में अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं, ठीक है, वे अपनी जिंदगी के इन कीमती दिनों को इस तरह क्यों बर्बाद करते हैं। वे लेखक द्वारा उनके बारे में किताब लिखने की भी आलोचना करते हैं। यानी देखिए लेखक पर क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि वो अपने जीवन को जीने की बजाय प्रकृति के लिए क्यों घूमते रहते हैं और आखिर उन्हें प्रकृति में इस तरह से घूमने से क्या मिलता है कि वो इसके लिए अपनी जान तक को क्या डाल देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं। उनको क्या जवाब दो। अब लेखक कहता है कि जो लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, इस तरह की आलोचनाएं करते हैं, आखिर में मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी मैं भी हूँ। आप भले ही भूल से ही आप लोगों को की सयानी दुनिया में आ गया हूँ, इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ और वह जब असहाय होता है तब वहाँ हो जाता है। अब देखिए लेखक यहाँ पर क्या कहता है कि वो क्या है, मतलब वह लोगों के इन प्रश्नों के क्या उत्तर दे। आखिर में वो भी क्या है, एक प्राणी है, क्योंकि देखिए इस धरती पर सभी क्या है, भगवान द्वारा बनाए गए प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हों या मनुष्य हों। तो वो कहता है कि इन जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों के बीच ही वह भी क्या है, एक प्राणी है, ठीक है। लेकिन भूल से वह समझदार लोगों की दुनिया में आ गया है, अर्थात उसने क्या कर लिया है कि वह मतलब मनुष्य की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। इसलिए कहता है कि वह भी पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी है और भूल से उसने उन लोगों की सयानी दुनिया में क्या कर लिया है, जन्म ले लिया है। लेखक का पशु पक्षियों से परिचय होने पर वे सब शुभ चिंतक मानते हैं। आगे देखिए
लेखक क्या कहता है कि वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछड़ गए हैं, अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर की बालिशत भरी जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य प्रकृति के लिए बालक है। प्रत्येक युग में प्रकृति मनुष्य का भरण पोषण करती है, किंतु आधुनिक युग में मनुष्य शहरी जीवन का की ओर क्या हो चुका है, आकर्षित हो चुका है। यानी देखिए आज मनुष्य क्या है, अपने गांव शहर को छोड़कर कहाँ आ गए हैं, शहरों में आ गए हैं, और उनका प्रकृति से बिल्कुल संबंध क्या हो चुका है, टूट चुका है। उसने शहरी संस्कृति को अपना लिया है। मनुष्य ने अपनी कृत्रिम दुनिया खड़ी कर ली है और प्रकृति से दूर होता चला गया है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के लिए पेड़ पौधों का कोई महत्व ही नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य पेड़ पौधों के बिना उनसे दूर रहकर आराम से अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। अब देखिए बच्चे क्या है कि मनुष्य आज क्या हो चुका है, आधुनिकरण युग के जीवन में जी रहा है। ठीक है, वह गाँव को छोड़कर शहरों में आ बसा है और शहरों में उसे मतलब जो बनावटी फैसिलिटीज है, कृत्रिम साधन है, वो सब क्या हो रहे, उपलब्ध हो रहे हैं। इसीलिए वो प्रकृति से क्या हो गया है, बहुत दूर हो गया है। ठीक है, अब वो क्या सोचता है कि घर में बगीचा बना लेने से, गमलों में पेड़ पौधे लगा लेने से वो क्या कर रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह तो 1.25 रुपए ये 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दे तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साध लिया, कि आखिर हमें भी कुदरत के साथ यानी प्रकृति के साथ अपने सानिध्य को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़ा होकर जब एक ओर असंख्य शिखरों के अनेक रूपों को मैं देखता हूँ और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों की मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ। अब लेखक क्या कहता है कि जब वह किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर असंख्य शिखरों को देखता है, यानी प्रकृति के सौंदर्य को देखता है, और दूसरी ओर नीचे वह मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों को देखता है, तब वह अनुभव करता है कि वह इस विशाल विश्व का क्या है, निवासी है। फिर जीवन उसको सार्थक लगने लगता है। ठीक है, यानी यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि बादलों की शुभ चिंतक की वह प्रकृति का क्या है, शुभ चिंतक है, और प्रकृति को बचाए रखने के लिए वह अपने ऊंचे ऊंचे आदर्श क्या करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। अपरिचय की भड़क मिटाने के बाद पेड़ और पत्ते, उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वास पूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि वह प्रकृति के साथ इतने गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है कि वह पेड़ पौधों के पत्तों तक के साथ क्या कर सकता है, अपनी बातचीत कर सकता है। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आत्मीयता नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है कि वह प्रकृति से इतना प्रेम करता है कि प्रकृति से संबंधित जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब के लिए वो क्या है, उनका मित्र है। यानी जो पक्षी हैं, पशु हैं, वह उसे दुश्मन के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसमें क्या देखते हैं, मनुष्यता देखते हैं। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो पशु पक्षी हैं वो क्या करते हैं, इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसानों ने उनके निवास स्थान क्या कर लिए, छीन लिए हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिसके कारण जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य श्रेणी से क्या करने लगे हैं, डरने लगे हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर क्या कहता है कि वह प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ है कि वह प्रकृति में रहने वाली संपूर्ण वस्तुएं, चाहे वो पत्ते हों, पेड़ हों, पौधे हों, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, सबके साथ उसका एक आत्मीयता का क्या है, रिश्ता है, और सभी उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों का स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे क्या करे, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आत्मीयता का रंग लाने से वे बिगड़ गए।
ठीक है, कि यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहता है कि वह मतलब हर तरीके से पशु पक्षियों के साथ क्या हो रखा है, जुड़ा हुआ है। हम अपने घर में किसी भी जानवर को पाल लेने से यह नहीं कह सकते हमारा जानवरों और पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा क्या रहेगा, कायम रहेगा। अगर हम अपने घर में पाले हुए जानवरों से प्रेम करते हैं तो हमें प्रकृति में व्याप्त जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे भी क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए।